बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल देख रहे हैं जीके न्यूज़। आज 2-3 इशू हैं जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। एक मुझे गुज़श्ता दिनों एक दुश्मन मुल्क के एक शख्स की वीडियो सामने आई जिसमें वो पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से तबसरा कर रहा है और उसका तबसरा तो हकीकत पर मबनी है। बेशक एक दुश्मन मुल्क का वो शख्स है, लेकिन सियासतदानों के हवाले से उसका जो तबसरा है वो हकीकत पर मबनी है। मैं वो उसका आपको तबसरा भी सुनाऊंगा। एक सहाफ़ी इमरान रियाज खान है जो कि नडर और बेबाक हैं। जब से ये रजीम चेंज हुआ है, क्योंकि उसको तमाम हालात वाक़यात का इल्म है, वो पहले भी इन हालात वाक़यात से जुड़े हुए थे। उनको मालूम हुआ है कि ये जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट कायम हुई है और बाप और बेटा जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने हैं, उनको मालूम है कि वो कितने बड़े चोर हैं। तो इसलिए वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे और उन्होंने इंपोर्टेड गवर्नमेंट के कायम होने से बाद से लेकर अब तक उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की हुई है। तो जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट कायम करने वाले हैं, जो न्यूट्रल हैं या 24 घंटे काम करने वाले हैं, उन्होंने इमरान रियाज खान के खिलाफ उसका घेरा तंग किया हुआ है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने उसके असला लाइसेंस मनसूख कर दिए और असला लाइसेंस और असला भी उनका जमा कर लिया। इसके बाद गुज़श्ता रोज़ उनके खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये हमारे मुल्क का आईना है या ये कानून की हुक्मरानी है। कल एक अदालत हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है और उस फैसले ने मज़ीद सियासी बहरान पैदा कर दिया है। और सबसे पहले मैं आपको दुश्मन मुल्क के एक शख्स का तबसरा सुनवाता हूँ, उसका तबसरा क्या है, और उसके बाद दूसरी बात करते हैं। बावले वो रखे हैं पाकिस्तानी, कर्ज मिल गया हमें। चाइनीज गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं। चाइनीज जो हैं भाई वो गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं जब कर्ज देते हैं। और पाकिस्तान को जब उन्होंने कर्ज दिया तो पाकिस्तान के तो एयरपोर्ट रखवा लिए, उनके मोटरवेज रखवा लिए, उनके पार्क्स रखवा लिए, उनकी जमीनें रखवा ली, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने गिरवी रख दिया। अब उन्होंने एक और लोन दे दिया 2.5 अरब का। इस 2.5 अरब से क्या होगा? 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये पूरा पैसा होगा चोरी, ठीक है, कुछ खर्चे में जाएगा, कुछ चोरी होगा। और मैंने ट्वीट भी करा था, पाकिस्तानी बड़ी गालियां दे रहे हैं मुझे फोन कॉल करके, यार मेजर साहब ये कोई बात होती है, झूठे हो आप, ये हो मकार हो। मैंने बोला यार सुनो, जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये मेरा ट्वीट देखिए जो मैंने लिखा है कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो दुबई और लंदन में जो प्रॉपर्टी है ना उनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग यहां से चुरा के वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ये पाकिस्तान से पैसे चुराते हैं और दुबई और लंदन में पैसे डालते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल खरीदते हैं पाकिस्तानी। तो ये जो चाहे एड का पैसा है, चाहे लोन का है या ग्रांट का है, किसी भी सूरत में पाकिस्तान में पैसा आता है वो लाजमी है कि चोरी होना ही होना है। तो चोरी होकर चला जाएगा बाहर। एक तो ये बात है बहुत बड़ी। दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। अभी खुशी मना रहे हैं, इससे 1 महीने का काम पाकिस्तान का चल जाएगा, 1.5 महीने का काम, ये फिर भीख मांगेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात पे। ये फिर भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं। ये ऐसी चुंगल में फंस चुके हैं, ये कितना भी गाना गाएं कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, अकेले इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास ये है, फलाना है, ढिमका है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आप ये देखिएगा, फिर ये जून का महीना है, ठीक है, चाइना ने लोन इनको 2-3 दिन पहले दे दिया। अब आप देखिएगा, ये 3 दिन के बाद फिर आपको खबर आएगी। पाकिस्तानी न्यूज आप फोकस करिएगा पाकिस्तानी न्यूज में, 3 दिन के बाद ये फिर बोलेंगे या तो IMF से पैसा मांग रहे होंगे, या सऊदी से मांग रहे होंगे, या UAE से मांग रहे होंगे, या दोबारा चीन से मांग रहे होंगे। किसी ना किसी से इनका पैसे मांगने का जो प्रोसेस है ये रहेगा। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, हो वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी आ जाए या आ चुका हो पहले से, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मांगता कितनी जोश से है, कितने जज्बे से मांगता है ना। और इसमें शर्म लिहाज नहीं होता। ये फिर से मांगना शुरू करेंगे सऊदी अरब से। एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई प्लान है नहीं। टैक्स इन्होंने बोला कि 10% हम टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन पे लागू कर देंगे, बट देयर इज नो प्लान। ये सब नी जर्क रिएक्शंस हैं, क्योंकि इनको प्लानिंग, ये शहबाज शरीफ है, इसको भी नहीं आती, किसी को नहीं है। लूटना है, मैं कई बार बोल चुका हूं। कल मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने बताया भी था शो पे कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल क्यों हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान में जो टॉप लोग हैं ना, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो क्रीम है, उनके चाहे जनरल्स हैं, चाहे उनके
ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, जो कि स्टेट की टॉप की मशीनरी चलाते हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर के पास या तो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है या डुअल सिटीजनशिप है, या तो अमेरिका के या किसी वेस्टर्न कंट्री के, किसी भी वेस्टर्न कंट्री के ये सिटीजन्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कानून जो है वो डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है। और ऐसा क्यों है? एक बार आप ये समझ गए ना कि इनके पास डुअल नेशनैलिटी क्यों है, ये दो दो मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं, ये दो मुल्क के कैसे हो सकते हैं, तब आपको पाकिस्तानियों का माइंडसेट समझ में आएगा। बात यह है कि अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है इनको। और मोहब्बत तो छोड़िए, वो एक अलग बात है, अलग बात है। इनको अपने देश पे भरोसा भी नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये जितनी भी लंबी लंबी हांकें टीवी पे, जितनी भी लंबी लंबी बातें सोशल मीडिया पर करें, हम ये फलाने, हम ये ढिमके, ये जितना भी बोले, सच्ची बात अगर इनके दिलों में झांक के देखो, पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की सच्चाई पता है। इनको लगता है आज डूबा, कल डूबा, परसों डूबा। तो जिसकी सकत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो दुबई में घर रखेगा, वो लंदन में घर रखेगा, वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में, शिकागो में घर रखेगा, वो सिडनी में या फिर न्यूजीलैंड में या कोई और मुल्क में, कोई और शहर में एक अपना घर रखेगा और बाहर अपना पैसा जरूर रखेगा। क्योंकि जिस दिन उनको ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रही है, उनका माइंडसेट बता रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान डूबे तो हम जहाज पकड़ के यहां से निकल लें, और हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो अरबों डॉलर हैं बाहर, हमारे पास तो महल बने हुए लंदन में, हमें क्या, वापस थोड़ा आएंगे मुल्क का। और यही माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, क्योंकि इनकी लॉयल्टी नहीं अपने मुल्क के लिए। ये अपने मुल्क के लिए लॉयल है ही नहीं। पैसा कमाओ, लोन लो, उसका 10-20% नोचो, बोटियां नोचो आवाम की, बाहर चले जाओ और वेट करो, घड़ी देखते रहना। द डे पीपल से ओके इट्स ओवर, चार्टर्ड जेट लेके बाहर पहुंच जाओ, ऐश की जिंदगी। और इतना पैसा है कि 10-10 पुश्तें इनकी बैठ के खा लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इमरान खान हूँ। थोड़ा मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ क्या वो वाकया पेश आया, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम उसी चीज़ में ज़ाया करना है जिस चीज़ से तंग आकर ये सारी कार्रवाइयाँ मेरे खिलाफ हुकूमत वक्त कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले पुलिस ने यहाँ पे छापे वापे मारे थे और बार बार मेरे घर आ रही थी, बाहर सारा इलाका घेरा हुआ था। तो तब मैंने उनको हथियार वगैरह अपने दिखाए, अपने गार्ड्स भी दिखाए, और जाके थंब वेरिफिकेशन करवाई उन सारों की, और बायोमेट्रिक करवाया, तमाम लाइसेंस चेक करवाए। और उसके बाद मुझे पुलिस ने रिक्वेस्ट की, मुझे अपना काम भी था, मैं यहाँ से चला गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद मुझे बच्चों के साथ कहीं जाना था, तो हम लोग कुछ शुमाली इलाका जात में 2-4 दिन के लिए गए। अभी जब मैं वापस पहुँचा लाहौर में, तो जैसे ही पहुँचा ये फिर एक्टिव हो गए, और इन्होंने रातों रात कार्रवाई करके मुझे बताए बगैर ना कोई मुझे नोटिस भेजा, ना मुझे मौका दिया सफाई पेश करने का, और ना मेरे से कोई सवाल जवाब किया गया। इस बुनियाद के ऊपर मेरे तमाम लाइसेंसेस मनसूख कर दिए कि आपके पास हथियार हैं और आप हथियारों की नुमाइश करते हैं। हालांकि आज तक किसी एक शख्स के पास कोई ऐसी तस्वीर मौजूद हो जहां मैं हथियारों की नुमाइश कर रहा हूं, किसी जगह पे कोई ये बता दे कि मैंने इन हथियारों के साथ किसी जगह पे नुमाइश की हो। हथियार हम रखते ज़रूर हैं सिक्योरिटी के लिए, और वो जितने हथियार मैंने लिए हैं वो सारे MI और ISI की रिपोर्ट्स के बाद लिए हैं। सन 2012 से लेकर अब तक मुझे कई मरतबा थ्रेट लेटर्स मिल चुके हैं मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से या कलदम तंजीमों की तरफ से। मुझे थ्रेट है, ये मुझे पाकिस्तान के हसास इदारों ने बताया है, और बाकायदा लेटर लिख कर बताया है। और उस सारे थ्रेट को लेकर मुझे ये कहा गया कि आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। बाज़ मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मुझे सरकारी सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया कि आप सरकारी सिक्योरिटी ले लें। मैंने कभी भी सरकारी सिक्योरिटी इसलिए नहीं ली कि मेरा ये मानना है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो सरकार के ऊपर बोझ डालने की बजाय, हालांकि मैं करोड़ों रुपए का टैक्स देता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो बजाय इसके कि मैं सरकार के ऊपर बोझ डालूं या पब्लिक मनी में से अपनी सिक्योरिटी लूं या पुलिस वालों को पीछे लगाऊं, वैसे भी मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे, वो तो उल्टा मेरे खिलाफ काम करेंगे। तो मैंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया और हुकूमत पाकिस्तान से 3 या 4 मरतबा मैंने लाइसेंस लिए और असला रखने के लिए। इसमें ज़्यादा लाइसेंस जो हैं वो मेरे शिकार वाले हथियार हैं जो शौक के लिए आप कोई आदमी रखता है। मुझे कलेक्शन का भी शौक है और बेशुमार लोगों को ये होता है। वैसे भी हथियार रखना सुन्नत है और इसमें कोई मायूब बात नहीं है। तो मेरे पास कुछ हथियार मौजूद थे जिनमें से ज़्यादा जो है वो शिकार खेलने वाले थे, 1-2 जो हैं वो सजावट वाले, और बाकी जो हैं कुछ सिक्योरिटी के लिए मेरे 4-5 हथियार थे मेरे पास, मेरे घर की और मेरी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए।
जिनमें से 3 हथियार हम साथ लेकर जाते थे। तो इसमें, और वो हम रखते थे गाड़ी के अंदर छुपा कर, कभी भी हम बाहर पब्लिकली नहीं शो करते थे। लेकिन एक झूठा केस बनाया गया और कोई इनको मुद्दई नहीं मिला, कोई इनको शिकायत किसी शहरी ने नहीं की, किसी रिहायशी ने आसपास कोई शिकायत नहीं की, कोई हवाई फायरिंग का वाकया तक नहीं हुआ, किसी जगह पे हमने किसी को असॉल्ट नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में मैं वो वाहिद आदमी हूं जिसके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुकूमत पाकिस्तान ने। हमजा शहबाज और उसके मालिक, इन दोनों ने यह कार्रवाई मेरे खिलाफ करवाई है और रात गए, रात के अंधेरे में ऑफिसर्स को जगाकर उनसे ये कार्रवाई करवाई गई और मेरे लाइसेंस जो हैं वो मनसूख करवा दिए गए। मुझे इस बात का पता चल गया था कि मेरे लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं, हमजा और उसका मालिक बहुत तंग कर रहे हैं, लिहाजा हम मुमकिन नहीं है कि रेजिस्ट कर सकें, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो खान साहब हमारा कसूर कोई नहीं है, हमारी तरफ से बादरत हमें ये करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मेरे हथियार जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए। जैसे ही मनसूखी की खबर मुझे मिली, मैंने अपने लॉयर से बात की और मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब आप इधर उधर हो जाएं और आप अपने हथियार भी इधर उधर ले जाएं, आप इनको ना दें, हम हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेंगे। मैंने उन्हें कहा ना मैं भागूंगा और इस वक्त भागने की ज़रूरत भी नहीं है कोई, और दूसरा मुझे कोई जो है झूठ भी नहीं बोलना इनसे कि हथियार मेरे पास नहीं है। पुलिस मेरे घर बार बार चक्कर लगा रही थी। दोपहर को 3 बजे मुझे पता चला कि पुलिस आएगी रेड करने के लिए, और फिर पुलिस मेरे घर पहुंच गई। मैंने पहले ही आगाह कर दिया था सोशल मीडिया पे। पुलिस ने आने के बाद मेरे से मेरे हथियार मांगे, मेरे लाइसेंस मांगे, मैंने उनको लाइसेंस दे दिए और उसके बाद मैंने उनको अपने जो हथियार मेरे पास मौजूद थे वो मैंने उनको दे दिए। पुलिस वो हथियार लेकर चली गई और उन्होंने अपने पास जमा कर लिए। मुझे इस हुकूमत ने निहत्ता कर दिया है। मेरा जहाँ पे घर है यहाँ आसपास जंगल हैं, खेत हैं, और मेरी सिक्योरिटी के लिए जो मेरे पास हथियार मौजूद थे वो अब मेरे पास नहीं है, और ये इनको शायद करना था और इन्होंने ये कर दिया, शायद इससे कुछ ये अचीव कर लेंगे। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करूँ। एक तो मुझे बिल्कुल किसी ने सुना नहीं, मेरा मौक़िफ़ किसी ने लिया नहीं, मुझे कोई नोटिस भेजा नहीं गया, कोई इल्लीगल चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की गई। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है और एक जाबराना हथकंडा है एक सहाफ़ी को बोलने से रोकने का। तो ऐसे तो नहीं रुकूंगा, ऐसे नहीं, बल्कि किसी और तरीके से भी नहीं। मुझे कायल कीजिए कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। बैठ जाए मेरे साथ, आपके लोग 5-5, 4-4 घंटे बैठे हैं, फिर बैठे 10 घंटे बैठे मेरे साथ, बात करें, मुझे कायल करें। मुझे कायल करना है, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन मैं क्योंकि इस बात पे कायल हूं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने और लोगों ने अपना रोल प्ले किया है, और उसके नतीजे में एक बाप और बेटे को, एक ऐसे बाप और बेटे को जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनको लाकर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बनाया गया है। तो ये चीज़ मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं खामोश हो जाऊं। ये लड़ाई जो है इसमें उतारा मुझे बेशक पाकिस्तान के हसास इदारों ने, मुझे कहते रहे कि ये 2 नंबर है, चोर है, मुल्क को लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, मुल्क को बेच देंगे। और मुझे बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ कायल किया गया, बाकायदा चीज़ें दिखा दिखा कर कायल किया गया। मुझे FIA वाले मिले, नैब वाले मिले, इवन मैंने वो वीडियोस तक देखी जहां पे इनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि मैं वो सहाफ़ी हूं जिसको कायल करने के लिए उसको वो वीडियोस तक दिखाई गई जहां पे ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, ताकि मैं इस बात पे कायल हो जाऊं कि ये वाकई में चोर और डाकू हैं। और जब मैं कायल हो गया और इस लड़ाई में उतर गया तो जो असल लड़ने वाले थे वो लड़ाई छोड़ के भाग गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि मैं इस पे कायल हूं। आप मुझे कायल करें कि ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, इन्होंने मुल्क को नहीं लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, करप्शन नहीं की, मुझे कायल करें तो मैं ये लड़ाई छोड़ दूंगा। तो ये मामला सिर्फ इतना सा है, और इसकी वजह से अब हथियार लेकर चले गए हैं, निहत्ता कर दिया है मुझे। पहले मेरे से मेरा चैनल छीन लिया, जो मेरा हथियार था जिससे मैं लड़ता था, न्यूज़ चैनल, वो भी मेरे से छीन लिया, जहां मैं सवाल उठाता था वहां निहत्ता किया। अब जो ये फिजिकल हथियार होते हैं ये भी लेकर चले गए। तो ना मैं तब रुका था, तो ना मैं अब रुकूंगा, और ना रोकने का ये तरीका मुझे ठीक लगता है, और ना मैं इसको तस्लीम करता हूं। मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे हथकंडों के बाद बैकफुट पे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक गुजरांवाला में एक मुकदमा मुझे बताया गया है कि मेरे ऊपर दर्ज किया जा रहा है, और उस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई बात नहीं, आए गिरफ्तार करें
और दूसरा मुझे ये पता चला है कि आज रात को या कल रात को, क्योंकि जो सोर्स जिसने मुझे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसी सोर्स ने मुझे बताया है कि आज रात को या कल रात को आपके घर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पे घर में हूँ, इसीलिए कि देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अब आ जाए जी खबरों की तरफ। जिन खबरों से रोकना चाहते हैं वो सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए। जब तक कि मुझे पकड़ नहीं लेते तब तक तो मैं बात करता रहूँगा। नंबर एक ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से मैंने जो बात की थी, या एमक्यूएम को वापस सारे धड़ों को इकट्ठा करके तगड़ा करने के हवाले से मैंने जो बात की थी, गालिबन उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं असेंबली में। उन्होंने कहा सिंध में कई जमातें और सियासतदान जो हैं वो कठपुतली हैं, और जब आमराना दौर में उनको खड़ा किया जाता है, अब ये एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, बाकी जमातों की बात कर रहे हैं, अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और इनके साथ वही हुआ है। क्योंकि एमक्यूएम इसके ऊपर शिकवा कर रही थी और बाकी जमातें शिकवा कर रही थी, और फजलुर रहमान साहब की जमात भी शिकवा कर रही थी कि जनाब आप लोगों ने सिंध के अंदर धांधली की है पीपल्स पार्टी ने, और सब आपको नजर भी आ रहा है क्या क्या मारदार हुई है। एक जगह से तो उठा के इलेक्शन कमीशन का अमला ही ले गए, ना ढोला होसी ना रोला होसी। उसके ऊपर मैंने ये बात की थी, लोग बहुत हंस रहे थे। तो एग्जैक्टली यही हुआ वहां पे। तो अब बिलावल के बोलने के बाद आपको समझ आ रही है कि एमक्यूएम को दोबारा तगड़ा करने के हवाले से या मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा करने के हवाले से, और मैंने आपको बताया था कि अगर फिर भी काम ना बना और पीटीआई को कम ना किया जा सका तो कराची में अल्ताफ हुसैन को दोबारा रीएक्टिव किया जा सकता है, और इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ लोग नहीं मान रहे, कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए अल्ताफ हुसैन का कड़वा घूंट भी आने वाले दिनों में शायद पिया जा सकता है। ये मेरी असेसमेंट भी है, और कुछ हवालों से मुझे ये हिंट भी मिला है कि ये हो सकता है आने वाले दिनों में। एमक्यूएम ने इसके ऊपर एक रिबटल दिया, फिर उनको जवाब देना था, रिटेलिएट कर गए वो, और उन्होंने कहा जी कि मसाइल हल ना हो तो ऐसी वजारत के ऊपर हम थू करते हैं। ये बात की है सलाहुद्दीन ने, वॉकआउट करके चले गए उसके बाद वो। तो अब आप अंदाजा कर लें कि यहां पे मामला एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बीच में खराब है, लेकिन जिस एल्फी ने या जिस गिलू ने या जिस जोड़ने वाले एलिमेंट ने इन सारों को जोड़कर रखा हुआ है ना, जब तक वो मुतहर्रिक रहेगा तब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज कहीं जाने वाली नहीं है। जितना मर्जी रोला डाले बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जितना मर्जी रोले काफली के लोग, जितना मर्जी एमक्यूएम सर पीट ले, भूतानी साहब जो मर्जी कर दें, ये तब तक इकट्ठे रहेंगे जब तक कि वो एल्फी इनके साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन वो एल्फी निकल गई ये सारे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, ये सब जानते हैं। तो क्योंकि इनके साथ एक एल्फी लगी हुई है, बहुत ताकतवर किस्म का एक जोड़ है, जिसकी वजह से ये सारे जुड़े हुए हैं। वो मफादात का भी है, ताकत का भी है, पैसे का भी है, और खौफ का भी है। तो आप समझते हैं कि किस वजह से ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, और इनको कहां से गारंटी है कि मिलकर चलते रहो। हम जीत कर भी हार गए, लेकिन जो बात सच करें, पॉलिटिकल डिसीजन है, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। आई डोंट थिंक सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन और इट्स अ लीगल डिसीजन। ये मेरी जाती राय है, और मैं 2-3 दिन पहले भी ये बात कही थी। जो नजर आ रहा था कि जो जजिस के रिमार्क्स थे ना, उससे ये बात बड़ी वजाहत के साथ आ रही थी कि ये सारा सेटिसाइड हो जाएगा, सेकंड पोल या थर्ड पोल में जाएंगे। आज जो इसमें इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि कल बहस की कि सारे का सारा इलेक्शन जो है ना, ये शैम प्रोसीडिंग है, और इसको कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुआ, चैम्बर के अंदर नहीं हुआ। कल सारी बात की गैलरी में इलेक्शन हुआ, और आर्टिकल 69 इस तरह इतलाक नहीं होगा। जो खास तौर पर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला फैसला देखें, वहां भी आर्टिकल 69 का बैरियर क्रॉस किया है। तो ये वो सारी बातें हैं। अब जब शुरू में जब अदालत ने फैसला दिया, रिट पिटीशन अलाउ कर दी, अब यहाँ कोर्ट के अंदर हम समझे कि हमारी रिट पिटीशन अलाउ होगी, इसका मतलब है सारे का सारा इलेक्शन सेट असाइड हो गया है और नया इलेक्शन होगा। और वो तफसीली जो फैसला है थोड़ी देर बाद आया। जब उसको पढ़ा तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जनाब इलेक्शन जरूर सेट असाइड कर दी है, लेकिन हमजा के वजीर आला का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया।